दोस्तों, एक ऐसा मर्डर जो तकरीबन 75 साल पहले हुआ था और आज इतना टाइम बीत जाने के बाद भी वो अभी तक अनसुलझा है। आज तक हम ये नहीं पता कर पाए कि उसे किसने मारा था, यहाँ तक कि ये भी पता नहीं कर पाए कि उसे क्यों मारा गया था। जी हाँ, एक ऐसा मर्डर जिसने अमेरिका को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मर्डर जिसकी खबरें 4 महीने तक हर न्यूज चैनल की, हर अखबार की हेडलाइंस थी। एक ऐसा मर्डर जिसके अंदर अमेरिका की लगभग पूरी पुलिस फोर्स एक साथ काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे सुलझा नहीं पाई। जी हाँ, एक ऐसी लड़की का मर्डर जो कि जिंदा रहते तो एक कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद उसे वो कामयाबी मिल गई जिसकी वो हमेशा से इच्छा जाहिर करती आई थी। और आज मैं आपको वही पूरा केस बताने वाला हूं कि क्या कुछ उस केस में हुआ था, कौन वो लड़की थी जिसे आज हम ब्लैक डालिया के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। यकीन मानिए, जब मैंने इसके ऊपर अपनी रिसर्च करनी शुरू करी तो मेरा बिल्कुल ही दिमाग हिल गया ये जानकर कि जब पुलिस को ये मिल ही नहीं रहा था कि इसका मर्डर किसने किया है, तो 60 अलग अलग लोग पुलिस के पास आए और उनको कहा कि जनाब, मैंने मर्डर किया है, मैंने मर्डर किया है। पुलिस वालों ने उनकी बातों का यकीन कर लिया और उनकी छानबीन करी, लेकिन ये तो पता चला कि वो उस टाइम पर वहाँ थे ही नहीं, जिसके बाद उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। एक 22 साल की ऐसी लड़की जो बहुत खूबसूरत थी और उसका सपना था वो हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनेगी, लेकिन कुछ और ही उसकी किस्मत में हुआ। तो बात 15 जनवरी 1947 की है, जब बेटी बर्सिंगर नाम की एक महिला सुबह 10 बजे लॉस एंजलिस के एमिलैंड पार्क के साइड में से जा रही थी। उसके साथ उसकी एक 3 साल की बेटी भी मौजूद थी। ये दोनों आराम से पार्क के साइड में घूम रहे थे और तभी बेटी की नजर रोड के साइड में पड़ी हुई एक चीज पर गई और उसे दूर से देखने पर लग रहा था कि कोई लड़की वहां पर लेटी हुई है और उसने सोचा कि क्यों ना पास जाकर चेक किया जाए। वो पास वहां पर गई और पास जाते ही उसने देखा कि यहाँ तो कोई एक डॉल है जो उल्टी लेटी हुई है, मतलब कि कोई डॉल है जिसे यहाँ कोई फेंक कर चला गया है। दिखने में वो डॉल बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा वाइट थी, गोरी चिट्टी एकदम थी। और तभी बेटी ने सोचा कि क्यों ना और पास जाकर इस डॉल को देखा जाए। तो वो थोड़ी और पास गई और जैसे ही वो पास गई उसकी चीखें निकल गई, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि वो जो डॉल थी वो कोई डॉल नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसका शरीर 2 हिस्सों में काटा गया था। जी हाँ, सर से लेकर धड़ तक एक अलग हिस्सा था और कमर से लेकर नीचे पैरों तक का शरीर एक अलग हिस्से में काटा गया था। बेटी तुरंत वहां से भागते हुए पास ही बने एक घर पर जाती है और वहां जाकर मदद मांगती है, तुरंत पुलिस को बुलाने की बात करती है और तभी लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल की गई और थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। भीड़ वहां लग चुकी थी, आसपास लोग बातें बना रहे थे कि ये लड़की है कौन। लेकिन यहाँ पुलिस समझ चुकी थी कि ये जो कत्ल यहाँ हुआ है ये कोई आम कत्ल नहीं है, ये बहुत ही प्रोफेशनल कत्ल है। क्यों? क्योंकि लाश के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। दूसरी बात, लाश के 2 टुकड़े बहुत ज्यादा सफाई से किए गए थे। तीसरी बात, इस लड़की के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचा हुआ था। पूरा शरीर ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी पूरी तरह साफ किया गया था। और चौथी बात, इस लड़की के शरीर पर कई जगहों पर कट के निशान मौजूद थे। इसके अलावा उसके चेहरे पर, अगर आपने जोकर मूवी वगैरह देखी हो तो जोकर को आप जानते ही होंगे जरूर, उसके होठ जो है यहाँ से लेकर कानों तक बिल्कुल मिले हुए रहते हैं। वो ऑब्वियसली वो एक डिज़ाइन होता है, लेकिन यहाँ पर इस लड़की के शरीर के साथ उसके होठ सच में यहाँ से काटते हुए कानों तक मिला दिए गए थे। सोचकर देखिए इस लड़की ने क्या क्या झेला था। उसके दाहिने घुटने से भी मांस का टुकड़ा एक काटा गया था और बाद में सामने आया कि मांस का टुकड़ा इसलिए काटा गया है ताकि इस मरने वाली लड़की की पहचान ही ना हो पाए, क्योंकि वहां पर एक गुलाब का टैटू बना हुआ था और ये टैटू उस लड़की की पहचान करवा सकता था। खैर, ये लाश यहाँ मिलते ही पुलिस ये समझ चुकी थी कि यहाँ खून का एक भी छींटा मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली इस लड़की का मर्डर कहीं और किया गया है और इसे यहाँ लाकर डंप कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल वही था कि ऐसा क्यों किया गया, किस लिए किया गया और ये लड़की कौन थी। तुरंत इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि इस लड़की के साथ 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार मरने से पहले बलात्कार किया गया था। इसके गले पर, इसके हाथों पर और इसकी टांगों पर निशान मिले थे, रस्सी बांधने के निशान मिले थे, जिससे सामने आया कि इसे मारने से पहले कई दिनों तक कहीं ना कहीं जरूर बांध कर रखा गया था। अब यहाँ वो कातिल बहुत शातिर था, उसने इस लड़की की पहचान छुपाने के लिए अपने जुगाड़ पहले ही कर लिए थे, लेकिन
पुलिस उसके ऊपर हंस रही थी क्योंकि इस लड़की की पहचान सिर्फ 1 घंटे के भीतर उन्होंने कर ली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके 2 मेन कारण थे। पहला, इस लड़की ने पहले भी कहीं ना कहीं अमेरिका में रहते हुए आर्मी विंग की नौकरी के लिए अप्लाई किया था और उसमें इसकी डिटेल्स और फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिए थे इसने अपने फॉर्म भरते हुए, जिसकी वजह से वहाँ इसके फिंगरप्रिंट मिल गए। और दूसरा, 1943 में यानी कि सन 1943 में इस लड़की को पुलिस ने अरेस्ट किया था अंडर एज ड्रिंकिंग में। जी हाँ, अमेरिका में आज भी ये रूल है कि अगर आप 21 साल से नीचे के हैं तो आप दारू नहीं पी सकते। लेकिन ये लड़की उस टाइम पर 21 साल की नहीं हुई थी और इसने जाकर दारू पी ली तो पुलिस ने इसे झप लिया। झपने के बाद इसके सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो सारे पुलिस के डाटाबेस में आ गए, फिंगरप्रिंट्स वगैरह इसके डाटाबेस में आ गए और वही फिंगरप्रिंट्स अब इसकी पहचान के लिए काम आए। पुलिस ने तुरंत इसके फिंगरप्रिंट्स को अपने डाटा में डाला और पता चल गया कि ये लड़की कौन है। और तब जाकर पुलिस को पता चला कि ये मरने वाली लड़की एलिजाबेथ शॉर्ट थी। इसकी उम्र 22 साल की थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। इसके चर्चे इतने ज़्यादा रहे कि आने वाले 4 महीनों तक इसकी हर खबर, छोटी से छोटी खबर, वहाँ की हर मीडिया के फ्रंट पेज पर रही थी। पुलिस ने और ज़्यादा गहनता से जांच करी जिसमें सामने आया कि इस लड़की का जन्म 1924 में बॉस्टन में हुआ था। लेकिन जब एलिजाबेथ सिर्फ 5 साल की थी तो इसके पिता इन सभी को छोड़कर, इस पूरे परिवार को छोड़कर ही लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए और बिना कुछ बताए वो यहाँ शिफ्ट हुए थे। अब घर का खर्चा कैसे चले? बेचारी इसकी माँ ने ही छोटे मोटे काम वगैरह कर कर इन 5 बहनों को पाला। एलिजाबेथ तीसरे नंबर की बेटी थी और ये 6 लोग अब अपने घर में ठीक से भी नहीं रह पा रहे थे। इनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। बहुत गरीबी में इनका जीवन निकला। जिसके बाद 15 साल की होते होते एलिजाबेथ ने अपने पिता को एक लेटर लिखा और लेटर में उसने अपने पिता से मदद की मांग करी, पैसों की मांग करी। और ये लेटर लॉस एंजलिस में बैठे उसके पिता को मिला और उसके बाद उसने दया खाकर अपनी बेटियों के लिए थोड़े बहुत पैसे भिजवा भी दिए। पैसे मिलने के बाद एलिजाबेथ खुद उस घर को छोड़ छाड़ कर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई अपने ही पिता के पास। लेकिन अपने पिता के साथ यहाँ रहते हुए उसकी बनी नहीं और उसने वो घर छोड़ दिया और थोड़ी दूर जाकर किराए के घर पर ही रहने लगी। उसने एक कमरा लिया किराए का और वहीं रहने लगी। अब यहाँ भी पैसे खत्म हो रहे थे तो उसने एक बार के अंदर वेट्रेस का काम शुरू किया। अब किसी के पास पैसे ना हो, किसी लड़के के पास पैसे ना हो तो वो क्या करेगी? आमतौर पर नौकरी वगैरह करेगी और ज़्यादा मेहनत करेगी, थोड़ा बहुत अपने खर्चों को कम करेगी और संभल कर चलेगी। लेकिन यहाँ एलिजाबेथ बिल्कुल उल्टी थी। उसने नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाने शुरू कर दिए और डेली अपने खाने का जुगाड़ करने के लिए वो नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाती और ये उसका रोज़ का हो चुका था। डेली किसी नए लड़के को पकड़ना, उसके साथ घूमना फिरना, उसके साथ नशे पते करना, दारू वगैरह पीना, माल वगैरह फूकना और रात को खाना खाकर सो जाना। ये सब उसका डेली का हो चुका था। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो लौंडे वैसे ही पिघल रहे थे। कोई ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी, ना ही सामने से और ना ही सिर्फ लड़कों से। तो यहाँ उसकी लाइफ सही चल रही थी। तब एक रिलेशनशिप उसका काफ़ी सुर्खियों में भी आया और उस रिलेशनशिप में लड़के का नाम मैथ्यू माइकल गॉर्डन था। ये बंदा वहीं अमेरिका की एयरफोर्स में एक अफसर पायलट था और इन दोनों का रिलेशनशिप तकरीबन 1.5 महीने तक चला और बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए हाँ कर चुके थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खा चुके थे और जल्दी ही बहुत उतावला गॉर्डन हो गया और उसने तुरंत अपना प्रपोजल जो है वो एलिजाबेथ को दे दिया और कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। एलिजाबेथ भी अकेली ही थी, उसके आसपास आगे पीछे कोई नहीं था तो उसने भी कहा कि चलो तुरंत हाँ शादी कर लेते हैं। लड़का सही घर का था। लेकिन इससे पहले की शादी हो पाती, वो जो पायलट था, वो जो अफसर पायलट था, वो एक प्लेन क्रैश में निकल लिया, टपक गया। जिसके बाद एलिजाबेथ और ज़्यादा परेशान हो गई। अब उसको अपने आगे पीछे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था कि वो करे तो क्या करे। खैर, अब एलिजाबेथ का जब कत्ल हुआ तो मैथ्यू के घर वालों से भी बात की गई और उन्होंने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि मैथ्यू का कभी किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप रहा हो। अब क्योंकि ये केस ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में ही उस टाइम वायरल हो चुका था और सभी इसके बारे में बातें कर रहे थे, तो अब यहाँ पर सभी उसका नाम सही से बोल नहीं पा रहे थे। बाहर के देशों में भी जो लोग थे वो उसका नाम एलिजाबेथ शॉर्ट सही से बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ही, मीडिया ने ही एलिजाबेथ शॉर्ट को एक नया नाम दिया। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काले रंग के कपड़े डाला करती थी, गोरी बहुत थी तो काले रंग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता था और इसके अलावा वो बालों में हमेशा डालिया नाम का एक फूल लगा कर रखती थी, इसलिए उसका नाम पड़ा ब्लैक डालिया और इस केस का नाम पड़ा द ब्लैक डालिया मर्डर केस।
खैर अब जान पहचान बहुत हो गई, अब चलते हैं पुलिस की तरफ। पुलिस क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, उनके बस की ही कुछ नहीं थी। FBI वाले भी अपने यहाँ तामझाम उठाकर पहुंच चुके थे, झोला झपटा उठाकर पहुंच चुके थे कि हाँ जी हम इस केस को सॉल्व करेंगे, लेकिन वो भी अपने तामझाम के साथ खाली बैठे हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि यहाँ कातिल है कौन, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उन्हें बस इतना पता चला था कि जिसने भी द ब्लैक डालिया का मर्डर किया है वो जरूर कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर भी क्या कहूँ, प्रोफेशनल सर्जन है। क्यों? क्योंकि इसके जो बॉडी को 2 हिस्सों में काटा गया था, ये इतनी सटीकता से काटा गया था कि कोई आम इंसान, कोई अनपढ़ या फिर कोई मेरे जैसा कोई नौसिखिया तो छोड़िए, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। आपके और मेरे जैसा अगर आप में से कोई डॉक्टर ना हो तो ये कोई नौसिखिया कर ही नहीं सकता था, या फिर कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता था। ये जरूर किसी प्रोफेशनल सर्जन का काम है। और इस बॉडी को काटने में भी जो ब्लेड इस्तेमाल किया गया था वो एक सर्जिकल ब्लेड था, उसी से ये बॉडी काटी जा सकती थी। इसके अलावा उसके जो होठ से लेकर कानों तक जो कट लगाए गए थे वो इतने स्मूथ और सीधे थे कि कोई भी डॉक्टर के अलावा, कोई भी सर्जन के अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। अब पुलिस को इतना पता चल चुका था कि इसका मर्डर जिसने भी किया है वो कोई सर्जन है। जब FBI को कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने अपना रुख किया साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तरफ, और वहां जाकर लगभग 300 मेडिकल स्टूडेंट से ये पूछताछ करी कि आप बताइए ये काम कौन कर सकता है। अब वो बेचारे पढ़ने लिखने वाले, उनको क्या ही लेना देना है। सभी ने मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं पता, हमें जाने दो। जिसके बाद अब फिर से पुलिस के हाथ खाली। मीडिया का इतना प्रेशर था, इतने लंबे टाइम से वो इस केस को डेली चला कर पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो, लेकिन अब करे तो क्या करें। अभी इस मर्डर को हुए तकरीबन 7-8-9 दिन ही हुए थे, और तभी पुलिस के जो लैंडलाइन फ़ोन उनके स्टेशन में पड़े हुए थे वो बजने स्टार्ट हो जाते हैं, और बज लोग यहाँ पर ये क्लेम कर रहे थे कि खुद से ही, अब पुलिस के हाथ तो कुछ लगा नहीं था, तो लोग सामने से आ रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमने ये मर्डर किया है। पुलिस वाले भी हैरान, अब कातिल सामने से फ़ोन कर रहा है। तो पुलिस वालों ने उससे कहा कि आजा फटाफट आजा। अब 1 को बुलाया, 2 को बुलाया, 3 को बुलाया, 60 लोग सामने से आकर ये बोल रहे थे कि हमने ये मर्डर किया है। बल्कि मैं कहूँ तो 60 से भी ज़्यादा लोग थे वो, जो लगभग 4-5 दिनों के अंतराल में ही पुलिस को फ़ोन करके बोल चुके थे कि उन्होंने मर्डर किया है। अब 60 लोग एक ही चीज़ क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता था। जिसके बाद जब पुलिस ने उन 60 के बयानों को रीवेरीफाई किया, वहाँ जाकर देखा जैसा उन्होंने बताया, तो उनमें से किसी का भी सच नहीं पाया। जिसके बाद ये सामने आया कि ये सभी 60 लोग तो सिर्फ उड़ता तीर लेने यहाँ आए थे। क्यों? क्योंकि केस बहुत गर्म था, हाइलाइट्स में था, तो सोचा कि क्यों ना इस मर्डर का नाम अपने सर के ऊपर लेकर थोड़ी सी फेम सी ले ली जाए, फेमस हो जाएंगे। इतना बड़ा मर्डर किया है, FBI तक हमारे पीछे घूम रही थी, हमारा नाम हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने सभी को लात मारकर भगा दिया। और फिर आया 23 फरवरी 1947 का दिन, जब लॉस एंजलिस न्यूज़पेपर के पास एक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को बताया कि जिसे आप लोग इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। अब पहले ही 60 लोगों से प्रशासन परेशान था, तो उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उसने कॉल काटते वक्त एंड में कहा कि आपको एक कुरियर रिसीव होगा, और तब आपको शायद विश्वास हो जाए कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूं। तो फाइनली कुछ ही दिनों बाद वो कुरियर भी इस अखबार के ऑफिस में आ पहुंचा, और उसके अंदर ब्लैक डालिया यानी कि एलिजाबेथ शॉर्ट से जुड़े हुए कुछ उसकी पर्सनल चीज़ें मौजूद थी, जैसे कि उसकी कुछ फोटोज़, उसका बिजनेस कार्ड, उसका बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ पर्सनल आइटम्स। इसके अलावा इसी कोरियर में एक एड्रेस बुक भी मौजूद थी, जिसके अंदर से कुछ पेजेस को जानबूझकर फाड़ा भी गया था। उस एड्रेस बुक के मुताबिक तकरीबन 75 लोगों के नाम उसके अंदर लिखे हुए थे, और ये 75 लोग कोई और नहीं थे बल्कि एलिजाबेथ के ही कोई पुराने दोस्त से, उसके बॉयफ्रेंड से। इन 75 लोगों को उठाकर उससे पूछताछ की गई, और ये पूछा गया कि मर्डर वाले टाइम पर वो कहाँ थे। तो इन 75 में से एक के भी बयान गलत नहीं थे, सभी के सभी अपने काम धंधों पर थे। इनमें से कोई भी एलिजाबेथ शॉर्ट का कातिल नहीं था। पुलिस अब फिर से परेशान हो गई। एक और कुरियर आया उसकी तरफ से, जो पहले जिसने भेजा था उसमें लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैंने ही मर्डर किया है लेकिन मुझे ढूंढ नहीं पाओगे और कोशिश भी मत करना। जिसके बाद अलग अलग टाइम पर 13 और कुरियर पुलिस को मिले, और इन सभी में पुलिस को चुनौती ही दी गई थी उस कातिल की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पुलिस करे तो क्या रे क्या। पुलिस ने उन
सारे के सारे लेटर्स को फोरेंसिक लैब में भिजवाया, जिसके बाद ये सामने आया कि ये जो कातिल है, ये जो बंदा है जो ये कुरियर भेज रहा है, लिख कर लेटर भेज रहा है, ये बहुत ही चालाक है। ये लिखने के बाद सारे फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए इस पूरे कागज को ही पेट्रोल से धो देता है और एक भी फिंगरप्रिंट उस पर नहीं बचता। लेकिन कहते हैं ना एक गलती तो जरूर करता है, और एक गलती यहाँ उसके द्वारा की गई। उसका फिंगरप्रिंट पुलिस को एक लेटर पर मिल गया, लेकिन फायदा ही क्या। जितने भी सस्पेक्ट पुलिस के पास थे उन सभी से फिंगरप्रिंट मिलाकर देखा, वो नहीं मिला। जितने भी डाटाबेस उनके पास था उस डाटाबेस में फिंगरप्रिंट को स्कैन किया, वो भी नहीं मिला। तो अब करे क्या। पुलिस के हाथ फिर से अब खाली हो चुके थे। ये लेटर्स अब आने बंद हो चुके थे। केस अब ठंडा पड़ने लगा था, टाइम बीतने लगा था, और अब धीरे धीरे सभी लोग इस केस को भूलते जा रहे थे। और समय बीतते बीतते तकरीबन 75 सालों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, और आज तक ये केस दोबारा ओपन भी नहीं किया गया। ना ही इसके बारे में पता चला कि एलिजाबेथ शॉर्ट AKA द ब्लैक डालिया का मर्डर किसने किया था। अब यहाँ पर स्टार्ट होती है मेरी कुछ थ्योरी। यहाँ पर मैं 3 सस्पेक्ट्स को उठाकर देखूंगा और उनके बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि वो क्यों इस मर्डर के पीछे हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सस्पेक्ट का नाम है रॉबर्ट रेड। ये आदमी एलिजाबेथ शॉर्ट का आखिरी बॉयफ्रेंड था और उसे 1 महीना पहले ही मिला था, और तकरीबन 2 जनवरी 1947 के दिन के आसपास उसने एलिजाबेथ को सैन डियागो मिलने के लिए बुलाया, और वहाँ पर वो अपने एक बिजनेस ट्रिप पर था। वो वैसे ही एक अच्छा बिजनेसमैन था, और वहाँ पर उसने एलिजाबेथ को भी बुलाया और वहाँ वो रुके। जिसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते बाद यानी कि 9 जनवरी 1947 के दिन वो कैलिफोर्निया में ही बने एक बिल्डमोर होटल में एलिजाबेथ शॉर्ट को छोड़ गया, और यही वो आखिरी टाइम था जब किसी ने एलिजाबेथ शॉर्ट को जिंदा देखा था मर्डरर के अलावा। पुलिस ने तुरंत रॉबर्ट को उठाया और उसका सबसे पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया। लाई डिटेक्टर टेस्ट में रॉबर्ट पास हो गया, जिसके बाद उसके बयान लिए गए, लेकिन कोई भी यहाँ लग नहीं रहा था कि उसने कुछ किया हो। पुलिस को फिर भी लग रहा था कि 9 से लेकर 15 तारीख तक रॉबर्ट ने ही एलिजाबेथ को कहीं छुपा कर रखा था और उसके साथ ये सब किया, जिसके बाद उसे मार काट कर फेंक दिया। लेकिन रॉबर्ट ने अपने सारे सबूत दे दिए कि वो इन दिनों में कहाँ पर था। और 1954 में तो इसी रॉबर्ट का इसी केस की वजह से नारकोटिक्स टेस्ट भी किया गया था, और उस टेस्ट में भी रॉबर्ट पास हो गया था। और यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता था कि इसके ऊपर अब पुलिस शक करे। लेकिन 9 जनवरी 1986 का वो दिन था जब रॉबर्ट रेड की एक एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई। अगर आपको याद हो तो तकरीबन 29 सालों पहले, इस दिन से 29 सालों पहले बिल्कुल इसी दिन एलिजाबेथ शॉर्ट को भी अंतिम बार जिंदा देखा गया था। क्या ये कोइंसिडेंस थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? और यहाँ पर मेरा दूसरा सस्पेक्ट एक अननोन आदमी था, और इस अननोन आदमी के बारे में हमें बताया डिटेक्टिव राल्फ एसडेल ने। ये डिटेक्टिव इस असली केस के अंतिम डिटेक्टिव थे, और इनकी छानबीन के बाद ही इस केस को बंद कर दिया गया था जब कुछ नहीं मिल रहा था। तो जब राल्फ एसडेल से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इस मर्डर के 1 हफ्ते के अंदर ही कातिल को ढूंढ लिया था। मुझे पता था कि ये कौन कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे उसकी पहचान नहीं पता। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे टिप्स मिले थे 14 अगस्त की रात को तकरीबन 11 बजे एक काले रंग की कार यहाँ पर आकर रुकी थी, और उसके अंदर से एक आदमी निकला था जिसने इस बॉडी को यहाँ पर डंप किया था, और मेरे टिप्स के मुताबिक ये आदमी ही उसका कातिल है। लेकिन वो आदमी था कौन, ये आज तक हम पता नहीं लगा पाए। क्योंकि उसने सबसे पहले बॉडी डंप करते ही अपनी गाड़ी का रंग बदलवाया, अपने कपड़े वगैरह सब बदल डाले, अपना पूरा रंग रूप बदल डाला। अब उसको कैसे ढूंढे पुलिस? अब तीसरा और सबसे मेन सस्पेक्ट था यहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज होडेल। जी हाँ, डॉक्टर जॉर्ज होडेल नाम का ये वो आदमी था जिसे स्टीव होडेल नाम का डिटेक्टिव पूरी तरह से इस केस का मर्डरर मान रहा था। क्योंकि सन 1999 में स्टीव होडेल ने एक किताब लिखी जिसमें उसने पूरी तरह से ये दावा किया कि हो ना हो डॉक्टर जॉर्ज होडेल ही इस केस में एलिजाबेथ का कातिल है। ये डॉक्टर जॉर्ज होडेल कोई और नहीं बल्कि स्टीव होडेल नाम के इस डिटेक्टिव का पिता ही था, और उसके इस दावे के पीछे कुछ कारण भी थे। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये काम जिसने भी किया है वो एक प्रोफेशनल सर्जन है, और यहाँ डॉक्टर जॉर्ज होडेल एक डॉक्टर था, उसका खुद का एक क्लिनिक था, और उस क्लिनिक के अंदर एक सीक्रेट रूम भी था जहां लोग कहा करते थे कि वो इस सीक्रेट रूम के अंदर पता नहीं बहुत अजीबोगरीब ऑपरेशंस करता है लोगों के ऊपर, ऐसा लोग मानते थे। लेकिन यहाँ वो क्या ऑपरेशन एलिजाबेथ शॉर्ट के ऊपर कर चुका था, शायद हो भी सकता है और नहीं भी, हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। सन 1991 में डॉक्टर जॉर्ज होडेल की मृत्यु हो गई, वो मर गया।
और तब उसके बेटे स्टीव होडेल को अपने पिता के सामान में से कुछ किताबें मिली और उन किताबों के अंदर कुछ फ़ोटोज़ मौजूद थी। और यहाँ स्टीव होडेल को लग रहा था कि ये फ़ोटोज़ किसी और की नहीं बल्कि एलिजाबेथ शॉर्ट AKA द ब्लैक डालिया की है। बाद में इन फ़ोटोज़ को फोरेंसिक के हवाले किया गया और फोरेंसिक्स ने कहा कि ये फ़ोटो 85% एलिजाबेथ से मैच नहीं करती हैं। जी हाँ, नहीं करती। लेकिन सन 2014 में जब एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी थी तब इन फोटोज़ को फिर से मैच किया गया और तब सामने आया कि 90 से लेकर 95% तक ये फ़ोटोज़ एलिजाबेथ शॉर्ट की ही हैं। और यहाँ स्टीव होडेल ने अपने ही पिता के ऊपर अब काफ़ी सारे और आरोप यहाँ लगा दिए थे और कहा था कि एलिजाबेथ और उसके पिता के बीच में लव अफेयर था और वो एक होटल में भी, कैलिफोर्निया के ही एक होटल में साथ भी पाए गए थे। और यहाँ तक कि 15 जनवरी 1947 के दिन एलिजाबेथ शॉर्ट मृत पाई गई थी और उसके ही ठीक 3 हफ्ते बाद इसी जॉर्ज होडेल पर एक और मर्डर चार्ज लगा था जब इसने जीन फ्रेंच नाम की एक और लड़की का बिल्कुल इसी तरीके से कत्ल किया था और इसी सजा भी जॉर्ज होडेल को मिल चुकी थी। तो क्या यहाँ पर ये फिट नहीं बैठता कि हो सकता हो एलिजाबेथ शॉर्ट का भी कत्ल जॉर्ज होडेल नहीं किया हो, क्योंकि तरीका सेम था और वो डॉक्टर भी था। और यहाँ पर एक और मैं आपको बोनस टिप दे दूं, जिस जीन फ्रेंच नाम की इस लड़की का शरीर यहाँ पर एक पार्क के अंदर मिला था और उसका कातिल तो पकड़ा ही जा चुका था, जॉर्ज होडेल। तो यहाँ उस मरने वाली लड़की की बॉडी के ऊपर B और D इनिशियल्स लिखे हुए थे, लेटर्स लिखे हुए थे। क्या ये B और D ब्लैक डालिया को इशारा नहीं कर रहे? बाद में इस B और D वाली राइटिंग को उन लेटर से मैच किया गया जो लेटर्स पुलिस को पहले रिसीव हुए थे एक अननोन आदमी के द्वारा। और यहाँ पर फोरेंसिक्स वालों ने कहा कि लगभग पूरी हद तक ये राइटिंग आपस में मैच होती है। यहाँ एक और कोइंसिडेंस मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर जॉर्ज होडेल ने अपनी घर की मरम्मत करवाने के लिए तकरीबन 1 जनवरी को ही कुछ बजरी और सीमेंट के कट्टे वगैरह अपने घर मंगवाए थे। तो क्या यहाँ पर ये हो सकता है कि ये कट्टे जरूर डॉक्टर जॉर्ज होडेल के ही हों? हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ कुछ और भी टिप्स थे जो मैं आपको यहाँ बताना तो चाहता हूँ, लेकिन वो थोड़े से अटपटे से हैं। जी हाँ, डॉक्टर जॉर्ज होडेल का एक दोस्त था जिसका नाम मैन ग्रे था और ये मैन ग्रे एक आर्टिस्ट था और उसकी पेंटिंग्स में लोगों के शरीरों को काट काट कर उसने पेंटिंग्स बनाई हुई थी। मतलब कि वो डिज़ाइन ऐसे बनाता था जिसमें लोगों के शरीरों को काटा गया हो। और डॉक्टर जॉर्ज होडेल भी एक आर्टिस्ट ही बनना चाहता था। वो मैन ग्रे से बहुत बातें करता था अपने आर्टिस्ट बनने की। तो क्या यहाँ पर ये कुछ हो सकता है कि यहाँ कुछ ये जुड़ा हुआ हो? आप मुझे बताना जरूर कमेंट्स में। इससे जुड़े हुए कुछ और भी टिप्स हैं जो ये साबित करते हैं कि डॉक्टर जॉर्ज होडेल ही यहाँ ब्लैक डालिया का कातिल था। और उन टिप्स की एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं आज रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा। अगर आपको वो देखनी हो तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, आज 75 सालों से ज़्यादा का समय बीत चुका है और आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि ब्लैक डालिया मर्डर केस में कौन कातिल था और क्यों उस बेचारी लड़की को ऐसी हालातों में मारा गया। 22-23 साल की सिर्फ वो लड़की थी और सपने थे उसके बड़े बड़े। बेचारी मेहनत तो कर ही रही थी, चाहे कुछ भी कर रही हो, अपना तो पेट भर ही रही थी। किस्मत में उसकी ये लिखा था, हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सोमा देवरंगा व्लॉग्स को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।